मैं ठाकुर दास महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, सिंहभूम कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं इस सेमेस्टर 5 का पेपर नंबर 12 हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का चैप्टर क्लासिकल पीरियड के विषय में चर्चा करेंगे। क्लासिकल पीरियड में एडम स्मिथ का आर्थिक विचारों के बारे में आज विशेष करके प्रकाश डालेंगे। एडम स्मिथ को शास्त्र का जनक तथा अर्थशास्त्रियों के प्रथम संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपने पूर्वाधिकारियों के अधूरे, बिखरे एवं असंगठित विचारों को एकत्र करके उन्हें वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ की महान कृति एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ, जिसने इन्हें विश्वविख्यात बना दिया। वेल्थ ऑफ नेशन ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नीतियों को प्रभावित किया। 1800 ईस्वी तक अंग्रेजी में ही इस पुस्तक के 9 संस्करण निकल चुके थे। 1802 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक इसका अनेक यूरोपीय भाषाओं जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, डेनिश, इटालियन, रूसी तथा डच आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। उसके बाद चीनी, जापानी, स्पेनिश आदि अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। यह एडम स्मिथ एवं उनकी कृति वेल्थ ऑफ नेशन की लोकप्रियता का द्योतक है। वेल्थ ऑफ नेशन की प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर जीड एवं रिस्ट ने लिखा है, स्मिथ की कृति अब भी अपना अभेद आकर्षण बनाए हुए हैं। यदि उनके विचार भी कभी दिन टिक नहीं पाते, एक घटना जिसकी हम ठीक प्रकार से कल्पना नहीं कर सकते, तो भी उनकी पुस्तक आर्थिक विचारधारा के महत्वपूर्ण काल की एक स्थिर स्मारक मानी जाएगी। एडम स्मिथ का आर्थिक विचार, इकोनॉमिक आइडिया। एडम स्मिथ के मुख्य आर्थिक विचार निम्नलिखित है। नंबर 1, श्रम का महत्व एवं श्रम विभाजन, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर। एडम स्मिथ ने श्रम को संपत्ति का स्रोत माना। उनके शब्दों में प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम ही वह कोष है जो मूल रूप से उनकी संपूर्ण आवश्यक एवं सुविधाजनक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसका उपभोग प्रतिवर्ष राष्ट्र द्वारा किया जाता है और जिसका निर्माण उस श्रम तथा उत्पन्न की गई तत्कालिक वस्तुओं द्वारा या उस उत्पादन सामग्री द्वारा विदेशों से क्रय की जाने वाली वस्तुओं द्वारा होता है। श्रम चाहे जिस रूप में किया जाए, इससे राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होती है। इस तरह एडम स्मिथ ने श्रम को उत्पादन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण साधन माना। श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। यदि स्मिथ के पहले प्लेटो ने आदर्श की व्याख्या में श्रम विभाजन की चर्चा की थी, ग्रीस के विचारक जिनफन को भी श्रम विभाजन का सिद्धांत ज्ञात था। फिर भी स्मिथ ने अपने अद्भुत अभिव्यक्ति के कारण श्रम विभाजन का विशेष महत्व प्रदान किया। श्रम विभाजन को आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। स्मिथ यह बताना चाहते थे कि किसी विधि में राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सुधरी हुई विधि का होना आवश्यक है। यह सुधरी हुई विधि ही श्रम विभाजन है। एडम स्मिथ ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन सामाजिक अथवा सामूहिक सहयोग की प्रणाली है
जिसके द्वारा उत्पादन कार्य संपन्न होता है। श्रम विभाजन किस प्रकार श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, इसे स्मिथ ने पिन बनाने वाले कारखाना का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। मैंने स्वयं अपने आँखों से पिन बनाने के कारखाने को देखा है, जहां पिन बनाने की क्रिया को 18 भागों में विभक्त किया जा सकता है। श्रम विभाजन के पूर्व एक श्रमिक जितनी पिनें बनाता था, श्रम विभाजन के बाद वही श्रमिक 240 गुना अधिक पिनें बनाने लगा। श्रम विभाजन से लाभ। स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन से निम्नलिखित मुख्य लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, कार्यकुशलता में वृद्धि। नंबर 2, समय की बचत। नंबर 3, आविष्कारों को प्रोत्साहन। नंबर 4, उत्पादन में वृद्धि। तो श्रम विभाजन के अंतर्गत किसी काम के एक छोटे भाग का संपादन किसी एक श्रमिक से होता है। एक ही काम लगातार करते रहना पड़ता है, अतः अभ्यास के कारण कार्यकुशलता बढ़ जाती है। इससे समय की भी बचत होती है तथा कम समय में अधिक उत्पादन भी संभव हो जाता है, अतः उत्पादन में भी वृद्धि होती है। श्रम विभाजन में उद्योगों में सुधार एवं खोज को भी प्रोत्साहन मिलता है। श्रम विभाजन से हानि। स्मिथ ने श्रम विभाजन से उत्पन्न होने वाले हानियों का भी उल्लेख नहीं किया है, परंतु उनके निम्न कथन से श्रम विभाजन के दोष प्रकट हो जाते हैं। परंतु मनुष्य जिसका संपूर्ण जीवन कुछ सरल क्रियाओं के करने में ही बीत जाता है, को अपनी बुद्धि को प्रकट करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वह इस प्रकार के प्रयत्न करने की आदत स्वाभाविक रूप से छोड़ देता है और बहुधा सुस्त एवं अनभिज्ञ हो जाता है। जैसा कि एक मानव प्राणी के लिए ही ये हो जाना स्वाभाविक है। स्मिथ ने यह भी बताया कि श्रम विभाजन के कारण विशिष्टीकरण होता है, जो श्रम की गतिशीलता में बाधा बनती है। श्रम विभाजन की सीमाएं। श्रम विभाजन के गुण दोषों के उल्लेख के बाद एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन की सीमाओं पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार श्रम विभाजन 2 तत्वों से सीमित होता है। एक है बाजार का विस्तार, दूसरा पूंजी की मात्रा। स्मिथ के शब्दों में, जब बाजार बहुत छोटा रहता है तो किसी भी व्यक्ति को अपने आप को पूर्ण रूप से केवल एक ही व्यवसाय के प्रति समर्पित करने की प्रेरणा नहीं मिलती। वस्तुतः किए जाने वाले कार्य की मात्रा पर ही श्रम विभाजन की सीमा का निर्धारण होता है। दूसरे शब्दों में, श्रम विभाजन बाजार के विस्तार पर निर्भर करता है। पूंजी की उपलब्धता मात्रा भी श्रम विभाजन को सीमित कर देती है, परंतु यह बात एक व्यवसाय अथवा फार्म के लिए सत्य है, संपूर्ण व्यवसाय के लिए नहीं। संपूर्ण उद्योग के लिए तो पूंजी तथा श्रम विभाजन में विपरीत का संबंध होता है। मुद्रा संबंधी विचार। एडम स्मिथ ने मुद्रा का वो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक माना है। वे मुद्रा को अनुत्पादक मानते थे। उन्होंने मुद्रा की तुलना एक सड़क से की, जिसके माध्यम से माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है, परंतु वह स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं करती। एडम स्मिथ का राजस्व संबंधी विचार। स्मिथ के अनुसार राज्य की आय के 2 मुख्य साधन है। एक, राज्य की संपत्ति, भूमि तथा पूंजी से प्राप्त आय,
तथा 2 करों से प्राप्त है। स्मिथ ने करारोपण के निम्न 4 सिद्धांतों की चर्चा की जो आज भी महत्वपूर्ण है। नंबर 1, योग्यता का सिद्धांत। नंबर 2, निश्चितता का सिद्धांत। नंबर 3, सुविधा का सिद्धांत। और नंबर 4, मितव्ययिता का सिद्धांत। एडम स्मिथ का प्रकृतिवाद और आशावाद। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का जन्म और विकास स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप में हुआ है। इसके निर्माण के लिए किसी प्रकार की योजना, बाहरी सहायता, बल प्रयोग एवं नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। वर्तमान आर्थिक स्थिति लाखों व्यक्तियों के अलग अलग आकस्मिक कार्यों का परिणाम है। मनुष्य के अंदर निजी हित की भावना होती है, जिससे प्रेरित होकर विभिन्न कार्य तथा आर्थिक प्रयत्नों को करता है। जब समस्त व्यक्तियों की इन प्रवृत्तियों का मेल होता है, तब आर्थिक संस्थाओं का जन्म एवं विकास होता है। यही स्मिथ का प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद के कई उदाहरण वेल्थ ऑफ नेशंस में मिलते हैं। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन किसी प्रकार की पूर्व योजना का परिणाम नहीं है। इसका जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ है। मनुष्य को अपने से प्यार होता है। वह अपना हित और ऐश्वर्य बढ़ाना चाहता है। इस हित साधना की भावना ने ही धीरे धीरे श्रम विभाजन को जन्म दिया। स्मिथ के शब्दों में श्रम विभाजन किसी मनुष्य की बुद्धि का परिणाम नहीं है। यह मानव स्वभाव की विनिमय प्रवृत्ति का आवश्यक तथा क्रमिक परिणाम है। संक्षेप में, स्वहित की भावना विनिमय को जन्म देती है तथा विनिमय आगे चलकर श्रम विभाजन को जन्म देता है। मुद्रा। मुद्रा का जन्म भी स्वाभाविक रूप से हुआ है। जब मनुष्यों को वस्तु विनिमय में कठिनाइयां होने लगी, तब बुद्धिमान लोगों ने यह सोचा कि अपनी उत्पादित वस्तु के अतिरिक्त भी किसी ऐसी वस्तु को रखना चाहिए जिसे लोग अपनी वस्तु के बदले में लेने को तैयार हो जाए। ऐसी सर्वमान्यता के गुण से ही मुद्रा का उदय हुआ। पूंजी। एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी का जन्म भी स्वाभाविक रूप से हुआ। अच्छी आर्थिक स्थिति की कामना से व्यक्ति बचत करता है। बचतों के बढ़ने के कारण पूंजी का निर्माण होता है। अतः अपनी स्थिति को सुधारने की इच्छा हमें काम करने को प्रोत्साहन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी निर्माण होता है। स्मिथ ने इसी प्रकार मांग एवं पूर्ति के संतुलन का उदाहरण, जनसंख्या के नियंत्रण का उदाहरण तथा द्रव्य की मांग एवं पूर्ति के उदाहरण के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि वे सभी संस्थाएं स्वहित की भावना के परिणाम स्वरूप ही विकसित हुई है। स्मिथ का आशावाद। एडम स्मिथ ने प्रकृतिवाद को आशावाद से जोड़ दिया है। उनका विश्वास था कि आर्थिक संस्थाओं का ध्येय मानव समाज का कल्याण है। स्मिथ का चिंतन इस बात को स्वीकार करता है कि जो चीज़ प्राकृतिक एवं आकस्मिक है, वह सब के लिए हितकारी एवं कल्याणकारी होता है। उदाहरण के लिए, श्रम विभाजन का जन्म आकस्मिक रूप से हुआ था, इसलिए यह समाज के लिए लाभप्रद है, क्योंकि श्रम विभाजन से उत्पादन बढ़ता है, बेरोजगारी घटती है और जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसी प्रकार मुद्रा भी समाज के लिए लाभप्रद है।
यह विनिमय कठिनाइयों को दूर करती है। इससे बाजार का विकास एवं विस्तार होता है तथा ये रहन सहन के स्तर में वृद्धि करती है। संक्षेप में, जब व्यक्ति अपनी हित वृद्धि की बात करता है तो अनजाने में सामाजिक हित भी हो जाता है। स्मिथ के प्रकृतिवाद और आशावाद की आलोचना की गई। इस संदर्भ में जीड एवं रिस्ट ने कहा है, जबकि आर्थिक संस्थाओं के आकस्मिक उदय की बात हमें उचित एवं फलदायक मालूम पड़ती है, इन संस्थानों के लाभप्रद होने की बात अपूर्ण एवं संदेहप्रद प्रतीत होती है। एडम स्मिथ के आशावाद के विचार की आलोचना कई प्रकार से की गई है। नंबर 1, स्वहित की भावना भ्रमात्मक है। नंबर 2, आर्थिक संस्थाओं का जन्म प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से हुआ, ऐसा नहीं लगता। नंबर 3, आर्थिक संस्थाएं सदैव लाभकारी नहीं होगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ।